नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग डेली की डेली 25 क्वेश्चन जो कि साइंस के इम्पोर्टेंट हम लोग जो करते हैं, तो आज भी हम लोग 25 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा पहला क्वेश्चन, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पायरोमीटर। तो पायरोमीटर की हेल्प से हम लोग अपेक्षाकृत उच्च मापन करते हैं। आइए इसके आईएमपी पॉइंट समझते हैं। क्या इस क्वेश्चन के आईएमपी पॉइंट। पायरोमीटर ऊंचे ताप की माप करने वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इसके ताप का मापन सामान्य तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। और पायरो इसका मतलब हो जाएगा आगे का अधिक तापमान, और मीटर इसका मतलब हो जाएगा कि जिसका अभिप्राय आग का मापन है। तो इस तरह आपको याद रखना है। और ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं जो वीडियो को तो देख लेते हैं बट ना तो लाइक करते हैं ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, ऐसा मत किया करें। अगर आप लोग नए जुड़ रहे हो तो हमें भी सपोर्ट किया करें, जिससे हमें भी कुछ हेल्प मिलती रहे और मोटिवेशन मिलता रहे, पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगता रहे। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। और आगे क्या है आज की, तो आपकी एक ये न्यू यूनिट हो जाएगी। आपकी यूनिट ये फोर्थ हो जाएगी आपकी, भौतिक राशियाँ। तो कुछ भौतिक राशियाँ ये यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि कौन सी राशि अधिक है और सदिश है। राशियाँ दो ही तरीके की होती हैं, एक सदिश और अदिश। तो ये हो जाएगी हम लोगों की यूनिट 4। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो इन चार ऑप्शन में बताना है कौन सी अदिश राशि है। तो यहाँ पे संवेग की बात करें, ये सदिश राशि हो जाएगी। बल, ये भी सदिश राशि हो जाएगी। और वेग, ये भी सदिश राशि हो जाएगी। बट आपका जो द्रव्यमान है ये आपका हो जाएगा अदिश राशि। तो इस तरह आपको याद रखना है। ये तीन को ऑप्शन होंगे नहीं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। तो इस तरह आपको याद रखना है। आइए इसके आईएमपी पॉइंट समझते हैं। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। आईएमपी पॉइंट है कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, वह राशियाँ क्या कहलाती हैं? अदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो इसको मार्क आउट कर लेना है आपको कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं। और जैसे लंबाई हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, द्रव्यमान हो जाएगा, समय, क्षेत्रफल, आयतन और कार्य, और चाल, आवेश। तो इस तरह की जो राशियाँ हैं ये आपकी अदिश राशि हो जाएंगी। और सदिश राशियाँ क्या होती हैं? आप इन लोगों इसको भी पढ़ लेना है कि वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। तो जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है वही राशियाँ कहलाती हैं सदिश राशि। यहाँ पे कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे वेग, ये हो जाएगा। त्वरण, ये भी हो जाएगा। बल, ये भी हो जाएगा। भार, ये भी हो जाएगा। संवेग, विस्थापन। तो ये राशियाँ कुछ हैं, ये हो जाएंगी आपकी सदिश राशियाँ। आप चाहे यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अदिश राशियों सदिश राशियों का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखा है किसका केवल परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है। तो ये आपको बताना है इस चार ऑप्शन में कि इसमें क्या हो जाएगा कि जिसका परिमाण तो होता है बट दिशा नहीं होती है। ये आरआरबी ग्रुप डी आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कार्य की, तो यहाँ पे इसका परिमाण होता है बट दिशा इसकी नहीं होती है। तो ये सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वेग इसकी नहीं होती है यहाँ पर। बल ये भी नहीं होगा और विस्थापन ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य हो जाएगा आपका।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। तो इन चार ऑप्शन में बताना है आपको कि किसमें परिमाण होता है बट दिशा नहीं होती है। तो संवेग में, इसमें इसमें नहीं होती है, केवल परिमाण होता है तो दिशा नहीं होती है, तो इसमें परिमाण नहीं होता है। विस्थापन इसमें भी नहीं होता है, और बल इसमें भी परिमाण नहीं होता है, बट कार्य यहाँ पे हो जाएगा, इसमें परिमाण होता है लेकिन इसमें दिशा नहीं होती है। एक सेम क्वेश्चन 2018 में रिपीट हो चुका है, अभी हम लोग ऊपर बढ़ चुके हैं यही क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा। और फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है कि जो कहीं ना कहीं एग्जाम में यही घूम फिर के आते रहते हैं, तो इस तरह आपको याद रखना है और क्वेश्चन को आपको इम्पोर्टेंट करके ही पढ़ते रहना है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो आपको बताना है इनमें कौन सी राशि सदिश नहीं है। ये एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम बात करें शक्ति की, तो यहाँ पे ये सदिश नहीं है, और बल आघूर्ण ये भी हो जाएगा, त्वरण ये भी हो जाएगा, विस्थापन ये भी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्ति आपकी ये एक सदिश राशि नहीं है। आइए इसके आईएमपी पॉइंट समझते हैं, इसके क्या है इसके आईएमपी पॉइंट। जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। ये कौन सी हो जाएंगी, जैसे बल, संवेग, भार, विस्थापन, त्वरण, बल आघूर्ण आदि। और जबकि ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय, शक्ति और द्रव्यमान, ये आपकी हो जाएंगी अदिश राशियाँ, ये हो जाएंगी। तो इस तरह आपको याद रखना है यहाँ पे सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है वेक्टर मात्रा नहीं है। तो इसके राइट आंसर की बात करें, ये हो जाएगा विद्युत प्रवाह। तो यह एक वेक्टर मात्रा नहीं है। आइए इसके आईएमपी पॉइंट समझते हैं। विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं है। जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। ये कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे वेग, बल, संवेग इत्यादि। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान और आयतन, ये हो जाएंगी आपकी अदिश राशियाँ। तो इस तरह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। तो इन चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सी अदिश राशि हो जाएगी। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़ा दाब, यह एक अदिश राशि हो जाएगी। विस्थापन ये नहीं होती, संवेग ये भी नहीं होती, बल ये भी नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाब। आइए इसका आईएमपी पॉइंट समझते हैं हम लोग। क्या है इसका आईएमपी पॉइंट। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण तो पाया जाता है परंतु दिशा नहीं होती है, जबकि बल, विस्थापन और संवेग ये सभी अदिश यानी वेक्टर राशि हैं क्योंकि इनमें दिशा व परिमाण दोनों होता है। तो इस तरह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, संवेग उचित विकल्प चुनें। सबसे उचित विकल्प चुनें। आपको बताना है यहाँ पे कि संवेग में क्या होता है। तो आपको बताना है कि दिशा होती है, परिमाण होता है, या परिमाण या दिशा दोनों होते हैं, या कोई दिशा नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिमाण और दिशा संवेग में दोनों होते हैं। और जिसमें परिमाण और दिशा होती है उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम सदिश राशि। तो इस तरह आपको याद रखना, संवेग क्या हो जाएगी, यही एक सदिश राशि हो जाएगी। क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस तरह आपको घुमा के पूछा गया है। तो इस तरह हर प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरह आपको इकाइयाँ याद रखनी है, कौन सी हो जाएंगी, सदिश और अदिश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा,
सदिश राशि का उदाहरण क्या है? तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में सदिश राशि का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे वजन ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और तापमान ये भी नहीं होगा, लंबाई ये भी नहीं होगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेग। तो वेग यहाँ पे आपका सदिश राशि हो जाएगी। आइए इसके आईएमपी पॉइंट समझते हैं हम लोग, क्या है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो ये सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण आदि। जबकि द्रव्यमान, ताप, लंबाई, चाल एक ये क्या हो जाएंगी, अदिश राशि हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। तो निम्न में से कौन एक अदिश राशि है? तो इन 4 ऑप्शन में बताना है कौन सी एक अदिश राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। तो पहला हो जाएगा ऑप्शन कार्य, ये नहीं होगा। गति, ये भी नहीं होगी। ऊर्जा, ये भी नहीं होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्थापन। यहाँ पे एक सदिश राशि होती है। तो इस तरह आपको याद रखना है। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं, क्या है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। जिस भौतिक राशि में परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहा जाता है। जबकि जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होती हैं, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। और विस्थापन एक आपकी सदिश राशि है, जबकि कार्य, ऊर्जा, गति ये आपकी कैसी राशियाँ हो जाएंगी, अदिश राशियाँ हो जाएंगी। तो इस तरह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मीन्स आपका हो जाएगा सदिश राशि। तो यहाँ पे बताना है आपकी एक सदिश राशि यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको एग्जामिनर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन घुमा के या सीधा सीधा डेफिनेशन से या कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको अगर 4 ऑप्शन को एलिमिनेट करना आता है तो भी आप आंसर निकाल पाएंगे, या डायरेक्ट आपको राशियाँ ये पता है तो भी आप आंसर कर ले जाएंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो अगर समय की बात करें, ये सदिश राशि नहीं होती है। तापमान ये भी नहीं होती है। दूरी ये भी नहीं होती है, और वेग ये आपका एक सदिश राशि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेग। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं हम लोग, क्या है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। सदिश राशियाँ जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो ये रही आपकी सदिश राशियाँ, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग, विद्युत धारा, संवेग। तो इस तरह आपको याद रखना है। आप चाहे यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग अदिश राशियों को भी देख लेते हैं, क्या होती हैं अदिश राशियाँ। वे राशियाँ जिनका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, तो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ताप और आयतन और विभव, ये आपकी अदिश राशियाँ हो जाएंगी। तो इस तरह याद रखना है आपको। आई थिंक अभी हम लोग 4 से 5 बार हम लोग यहाँ पे अदिश राशियाँ और सदिश राशियों को भी पढ़ चुके हैं। तो कुछ कुछ आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या होती हैं अदिश राशियाँ और क्या होती हैं सदिश राशियाँ। तो आप इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आपको यहीं पे हम लोग याद कर लेंगे इसी वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? दिशा मीन्स बोलें तो यहाँ पे राशि। तो यहाँ पे बताना है कि एक ही राशि की यहाँ पे समान कुछ दिए हुए हैं, तो वो बताना है आपको। अगर हम बात करें जैसे बल या वेग की, तो इनकी नहीं होती है। बल और त्वरण की ये हो जाएगी आपकी। बल और विस्थापन की ये भी नहीं होती। बल और संवेग की ये भी नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। बल और त्वरण की एक समान राशि होती है, यानी दिशा होती है। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं हम लोग, क्या इसके हो जाएंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है।
जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होती हैं उन्हें अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे बल हो जाएगा, त्वरण, वेग, संवेग इत्यादि। और जिन भौतिक राशियों में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? अदिश राशियाँ बोलते हैं। ये क्या हो जाएंगी? जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ये आपकी कुछ हो जाएंगी अदिश राशियाँ हो जाएंगी। तो यहाँ पे इस तरह आपको याद रखना है सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न हो जाएगा कि कुछ राशियों में के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है जिनमें परिमाण और दिशा, यहाँ पे ये लाइन को अंडरलाइन कर लेना है कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उन राशियों को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इस तरह का आपको को कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको लिखा गया है, बट इसका आंसर सिर्फ एक लाइन में। अगर यहाँ पे लिख देता कि जिन भौतिक राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी समान होती है, तो उन राशियों को क्या कहते हैं? सदिश राशि। लेकिन एग्जामिनर ने लंबा चौड़ा इतना लिख के आपको भ्रम में डाल दिया। तो बिल्कुल आपको, अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। चलिए इसके आईएमपी पॉइंट समझते हैं हम लोग, क्या इसके हो जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। जिस प्रकार की भौतिक राशि को सदिश राशि कहा जाता है, यानी जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। और सदिश राशियों के उदाहरण यहाँ पे वेग, बल, संवेग आदि। और जिन भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यहाँ पे ये आपको याद रखना है, जिसमें केवल परिमाण, और ऊपर दिया था परिमाण और दिशा दोनों। तो ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे सदिश राशि और अदिश राशियों में, कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों दिए हों वो आपकी हो जाएंगी ये सदिश राशि। और जिसमें ओनली परिमाण दिया हो तो वह, और दिशा ना हो तो उसे, उन्हें हम क्या कहेंगे? अदिश राशियाँ। तो इस तरह आपको याद रखना है। ये हो जाएंगी समय, चाल, द्रव्यमान। तो ये हो जाएंगे आपकी कुछ अदिश राशियाँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? मीन्स अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि आपको, कि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, सबसे पहले वो राशियाँ क्या होती हैं? वो होती हैं सदिश राशि। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इन चार ऑप्शन में यहाँ पे सदिश राशि कौन सी हो जाएगी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आपको घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आपको 2018 में पूछा गया, याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे द्रव्यमान ये नहीं होगा, दूरी ये भी नहीं होगी, संवेग ये आपका होता है सदिश राशि, चाल ये भी नहीं होती है। तो इस तरह आपको याद रखना है, संवेग एक सदिश राशि होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके आईएमपी पॉइंट पर, और इसके क्या हो जाएंगे आईएमपी पॉइंट। संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। द्रव्यमान, दूरी और चाल एक अदिश राशि हैं क्योंकि इनमें केवल परिमाण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? निम्न में से क्या अदिश राशि नहीं है? तो इन चार ऑप्शन में बताना है इसमें कि अदिश राशि नहीं है। तो आयतन ये भी नहीं है, द्रव्यमान ये भी नहीं है, बल ये हो जाएगी, और लंबाई ये भी नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बल। चलिए आइए इसके आईएमपी पॉइंट समझते हैं हम लोग, क्या उसके हो जाएंगे आईएमपी पॉइंट। जैसे बल एक सदिश भौतिक राशि है क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण व बल की दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अगर सदिश राशियाँ दी हुई हैं और अदिश राशियाँ दी हुई हैं, तो आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे सदिश राशि बल, त्वरण, वेग, विस्थापन, ये आपकी हो जाएंगी सदिश राशियाँ।
और अदिश राशियाँ जैसे कार्य, समय, दूरी, धारा, ये आपकी कुछ हो जाएंगी अदिश राशियाँ। और फ्रेंड्स हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं अभी यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ तो आपको भी याद होने लगी होंगी, और नहीं हुई हैं तो आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार और देखना, तो आपको यहीं पे याद हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, कार्य में होता है, तो आपको बताना है कार्य में क्या होता है। कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, या दिशा और परिमाण दोनों नहीं होते, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, या केवल दिशा होती है लेकिन परिमाण नहीं होता है। तो ये आपको बताना है यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा। मीन्स आपको बताना है कार्य एक सदिश राशि है या अदिश राशि। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, ये देखिए कार्य एक कैसी राशि है, यहाँ पे अदिश राशि। और अदिश राशियाँ क्या होती हैं, जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी कि दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आता हो, तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन को किस तरह, क्वेश्चन तो इन्होंने छोटा कर दिया बट इनके ऑप्शन जो है उसमें क्वेश्चन इन्होंने बना दिए है। तो एग्जामिनर कुछ भी आपको पूछ सकता है, चाहे क्वेश्चन से आंसर या आंसर से ही आपको क्वेश्चन बना दे। अगर आपको ये ऊपर ये राशियाँ दी हैं, इनको अगर आपको याद है तो ही आप आंसर निकाल पाएंगे। और उसके बाद में सदिश राशियाँ और अदिश राशियों की डेफिनेशन आपको अच्छे से आती हो, पहचानना अच्छे से आता हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, यांत्रिकी, जो मैकेनिक्स होती हैं। तो आज हम लोग आइए उन्हीं को पढ़ेंगे यहाँ पे उसके आगे। तो अभी हम लोगों ने अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ क्या होती हैं तो उनको पहचानना सीखा, और कुछ यहाँ पे होती हैं अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ, उनको भी हम लोगों ने पढ़ा और याद किया अभी। तो यहाँ पे हम पहला पढ़ेंगे यहाँ पे कार्य वर्ग जो होता है। आइए हम लोग यहीं पे इसको पढ़ते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ आता है, एलपी एंड टेक्नीशियन 2018 में क्वेश्चन आया। तो यहाँ पे देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होते हैं। तो इसका एक नया टॉपिक का पहला क्वेश्चन की बात करें, इस पे हो जाएगा कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो आपको बताना है कौन अधिक काम कर सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बंदूक की चाल, बंदूक की एक चली हुई गोली, तो ये अधिक काम करती है। तो इस तरीके आपको याद रखना है किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पे किस तरह आपको ऑप्शन रखे होते हैं। तो इस तरह आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे और कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आइए इसका आईएमपी पॉइंट समझते हैं हम लोग। क्या है इसका आईएमपी पॉइंट, किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। और विकल्प वी में न्यूटन के गति का तीसरा नियम जो होता है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, और यह नियम लागू होता है जो बंदूक की निकली गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है, अतः बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। तो यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे एक नया क्वेश्चन मिल गया है कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है यानी तीसरा नियम होता है, वो क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो यहाँ से ये क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे नया तैयार हो गया है। तो इस तरह आपको याद रखना है। हम तभी इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट जो क्वेश्चन को होते हैं उसको पढ़ के चलते हैं कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट होता है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट में यहाँ पे नोट डाउन कर दिया गया है, उसको भी हम लोग पढ़ के चल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच कोण बताइए। तो यहाँ पे ये बताना है, ये देखिए आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड फार्मूला आपको याद हो, तभी कर पाएंगे। आइए कुछ देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला देखते हैं यहाँ पे कैसे और कहाँ से ये आया है। तो इस तरह देख सकते हैं फ्रेंड्स,
यहाँ पे किस तरह इन्होंने दिया है, यहाँ पे दिया गया था 20 न्यूटन, जो हो जाएगा आपका बल, ये आपको याद रखना है। और डी जो आपको 2 मीटर दिया गया था वो हो जाएगा विस्थापन, और 20 जूल आपको ये दिया गया है कार्य। तो हम लोग ऊपर अभी पढ़ा था, अगर नई वीडियो देखें हैं वो वीडियो में जाके देख सकते हैं। हम लोग ये वाला फार्मूला ऊपर पढ़ चुके हैं, इससे पहले जो भी वीडियो बना चुके हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कार्य बराबर हो जाएगा एफ इंटू डी कॉस थीटा। तो इस तरह आपको याद रखना है, यहाँ पे कार्य दिया गया है 20 और बराबर 20 इंटू यहाँ पे एफ दिया हुआ 20 इंटू डी दी हुई 2 और इंटू कॉस थीटा। तो 20 यहाँ से 20 और 20 यहाँ से ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे एक बचेगा बराबर 2 कॉस थीटा, और इस 2 को हम लोगों ने इस एक के नीचे भेज दिया, यानी इसको भाग लगा दिया। तो कॉस थीटा बराबर 1/2। तो आपको बताना है यहाँ पे कॉस थीटा में किस डिग्री पर ये वैल्यू 1/2 होती है। तो ये होती है आपकी कॉस 60 पे यहाँ पे होती है। और यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे, कॉस से कॉस हट जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह आप याद रखना, ये थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। आई थिंक समझ गए होंगे यहाँ पे किस तरह आपको ये आया हुआ है, हमने एक एक चीज़ को यहाँ पे समझा दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आप चाहें यहाँ पे ये जो फार्मूला दिया हुआ है ये वाला आप नोट डाउन कर सकते हैं या याद रख सकते हैं, या इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे भी अगला प्रश्न एक न्यूमेरिकल ही हो जाएगा कि एक पोर्टल ज़मीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो यहाँ पर भी आपको डब्ल्यू बताना है यहाँ पे। तो आप जब भी ये न्यूमेरिकल लगा पाएंगे जब आपको फार्मूला पता हो, तो तभी ये कर पाएंगे आप। अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 180 जूल यहाँ पे कार्य हो जाएगा। तो ये कैसे आया है, चलिए हम लोग इसको आईएमपी पॉइंट में देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया था आपको डब्ल्यू बराबर mgh, ये आपका रहा फार्मूला। तो आपको डब्ल्यू पूछा गया, यानी कार्य को यहाँ पे पूछा गया है, तो वर्क यहाँ पे पूछा गया है आपको। तो एम की बात करें, ये हो जाएगा आपका 12 और इंटू जी का मान यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, ये आपको रखना है। और हाइट यहाँ पे दी गई है कि नीचे से ज़मीन से कितने ऊपर सिर पे रखा गया है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया था 1.5 मीटर। तो इसका हम मल्टीपल अगर तीनों का देखें तो ये आ जाता है आपका 180 जूल। तो इस तरह आपको याद रखना है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये आपको फार्मूला ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, तभी आप लगा पाएंगे कि क्वेश्चन जब तक इसको फार्मूला को नहीं पता होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ फिर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। यदि एक हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। तो उस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें, ये हो जाएगा 5 न्यूटन। चलिए कैसे आया, कहाँ से आया, ये हम लोग देखते हैं। तो आपको यहाँ पे ये फार्मूला हो जाएगा, अभी हम लोगों ने बताया कि कार्य बराबर बल गुणे दूरी। तो इसको यूज करेंगे। यहाँ पे कार्य आपको दिया गया है 20,000 जूल, बल को हम लोग निकालना है, और दूरी ये दी गई है 4,000। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बल की अगर हम बल को निकालें तो यहाँ पे 400 का इसमें भाग लगा देंगे। तो ये आपको भाग लगा के यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, और ये 4 से काटेंगे कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम ही चला जाएगा। बल का मान सीधा आ जाएगा आपका 5 न्यूटन। तो इस तरह आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को किसमें किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन ऊपर रहे हैं, आइए हम लोग देखते हैं इसके ऑप्शन। तो ये रहे इसके ऑप्शन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के लिए यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। चलिए यहाँ पे इसके आईएमपी पॉइंट समझते हैं हम लोग कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य को के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आ गया है, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे कि 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। तो उठाया जाता है, ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी यानी हाइट हो जाएगी। और 1 किलोग्राम की वस्तु है, यहाँ पे वेट दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। और गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा, तो यहाँ पे आपको W बताना है, यहाँ पे वर्क ये बताना है। और जी का मान यहाँ पे दिया गया 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है, यहाँ पे जी का मान सीधा पूछ लिया जाता है कि जी का मान बताइए, जो स्मॉल जी होती है उसका मान। तो ये आपको याद रखना है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। ये मत समझना कि हमारे एएलपी या टेक्नीशियन जेई और जो भी एग्ज़ाम है उनमें नहीं आएगा, एनटीपीसी वगैरह में। तो ये कहीं भी आ सकता है। रेलवे कभी यही नहीं है कि चाहे वो लो लेवल हो या हाई लेवल हो, वो सेम क्वेश्चन रिपीट करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -98 जूल, 98 जूल ये हो जाएगा। आइए देखते हैं ये कैसे आता है और कहाँ से आता है। यहाँ पे दिया हुआ है गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है mgh, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे m का मान दिया गया, h का मान दिया गया और g का मान दिया गया, ये आप देख सकते हैं। तो W बराबर ये हो जाएगा mgh। m का मान 1 है, g का मान 9.8 और यहाँ पे h का मान 10 दिया गया है। तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं, इस पॉइंट से हम लोग इस पॉइंट से ये एक जीरो काट देंगे। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 98 में और इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 98 में, तो ये आपका हो जाएगा 98 जूल। तो इस तरह आपको याद रखना है। यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि विपरीत अगर है तो यहाँ पे जो कार्य होता है वो ऋणात्मक होता है। तो इसी तरह आपको ये -98 जूल ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा 173 क्वेश्चन ये हो जाएगा। अगला फिर एक न्यूमेरिकल आ गया है कि एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है। तो यही सेम क्वेश्चन अभी हम लोग सेम पढ़ चुके वैसे ही, और उसे ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, ये आपकी हाइट हो जाएगी। और सामान पर उसके द्वारा किए गए काम यानी W वर्क की गणना करें। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा अभी फार्मूला क्या होता है, W बराबर mgh। तो ये आपका ये फार्मूला यूज होने वाला है इसमें। चलिए आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 400 जूल ये हो जाएगा। तो ये कैसे आता है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये तीनों मान रखे हुए हैं, m का, g का और h का, और ये रहा आपका फार्मूला। इसमें रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 20 का गुणा 2 में करेंगे यानी 2 का गुणा 20 में, तो 20 दूना 40 और इस 40 का गुणा 10 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 400 जूल। तो इस तरह आपको ये निकालना आना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, फिर एक न्यूमेरिकल आ गया कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है। तो ये आपको बताना है। यहाँ पे ये RRB ALP एंड टेक्नीशियन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। और फ्रेंड्स आपको बताना है ये न्यूमेरिकल हमें जिस तरह हम लोग सॉल्व करके चल रहे हैं, इसको इसी तरह सॉल्व करते रहें या फिर इसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ते रहें। सिर्फ क्वेश्चन जो हैं जो थ्योरेटिकल वाले वो करने हैं। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हों और आपको लगता है कि ये अगर मेरे एग्ज़ाम में आ गए तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए, ये ठीक है, तो हम लोग पढ़ते रहेंगे इसी तरह।
अगर आपको नहीं लगता है कि कम समय है और हम लोग इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, इनको छोड़ते रहना है, तो इस तरह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, तो उसी तरह हम अगले वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल अभी तो हम लोग, ये रहा आपके आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करें, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 जूल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कैसे आया हम लोग, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एफ का मान दिया हुआ है 1 न्यूटन, डी का मान दिया हुआ 1 मीटर, और यहाँ पे आपको डब्ल्यू पूछा गया, यानी कार्य की मात्रा पूछा गया। तो ये आपको एक फार्मूला याद रखना है। तो एफ बराबर हो जाएगा एफ इंटू डी, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ पे डी का मान भी 1 है और एफ का मान भी 1 है, तो 1 इंटू 1 इक्वल हो जाएगा 1 जूल। तो इस तरह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो ये एल्फी एंड टेक्नीशियन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। तो अभी हम लोग इस पे 2 क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसमें फार्मूला यूज होगा W बराबर mgh, ये फार्मूला यूज होगा। आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें, ये हो जाएगा 0 जूल। तो यहाँ पे कार्य जो है 0 हो जाएगा। और ये कैसे आया हम लोग देखते हैं, समझते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो बल की दिशा में विस्थापन ये आपको दिया गया है 0। तो बल की दिशा में विस्थापन ये दिया गया है 0, और बल तो आपको दिया गया है ये 10, और 0 का गुणा हम किसी भी संख्या में करते हैं तो वो 0 ही बन जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0 जूल, इसीलिए आया है। और अतः व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 1 जूल होगा। तो इस तरह आपको याद रखना है। ये रहे थे आपके 175 क्वेश्चन। तो आज के यहीं पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। तो ये कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे लग रहे हैं या नहीं। अगर नहीं अच्छे लग रहे हैं तो हम लोग सिर्फ इनको छोड़ देंगे और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उन्हीं को करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम लोग यहाँ पे इसके फार्मूला को नोट डाउन करते चलना है और क्वेश्चन को भी करते रहना है, तो हम लोग इसी तरह करते रहेंगे। तो अगर आपने 175 क्वेश्चन तक अगर वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो आप जाके 3 से 4 वीडियो भी हो चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।